भाई ने गुस्से से मेरे बाल पकड़ के कहा, बता तेरे पेट में किसका गुनाह पल रहा है। भाई कुछ दिन पहले ही दुबई से आए थे। मैंने बताया ये गुनाह नहीं है, भाभी ने जबरदस्ती मेरा निकाह अपने पागल भाई से कराया था जो हादसे में मर गया। ये उसका बच्चा है। पर भाभी साफ मुकर गई, बोली झूठ कह रही है। भाई ने मुझ पे यकीन न किया और मुझे बहुत मारा और घर से निकाल दिया। मैं नील ज़दा चेहरे के साथ सड़क पे कामते बैठी थी जब एक आलीशान सफेद गाड़ी मेरे सामने रुकी। अंदर से एक अमीर तरीन शख्स निकला। मैं तो उसे देखते पत्थर हो गई क्योंकि वो भाभी का पागल। मैं दिन रात अम्मा की खिदमत में लगी हुई थी क्योंकि अब वही मेरा आखिरी सहारा रह गई थी। भाई तो वैसे भी मुल्क से बाहर ही होता था और उसकी बेगम एक बार फिर मेरे साथ तल्ख हो गई थी क्योंकि राहील के गुजर जाने के बाद मैं एक बार फिर उसके सर पे जो मुसल्लत हो गई थी। ज़ारा का बदलता रवैया देख के मैं सोच चुकी थी कि मैं चंद दिन अम्मा के पास रहने के बाद राहील के घर वापस चली जाऊंगी क्योंकि इस घर में कम से कम मेरी इज्जत तो थी। मगर अम्मा की हालत इस कदर खराब थी कि मैं उनको छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए मैं दिन रात अम्मा के सरहाने बैठी उनकी सेहत की दुआ मांगती रहती। मगर एक दिन वो भी अब्बा और राहील की तरह मुझे छोड़ के चली गई। उस दिन मेरा दिल चाहा कि मैं अपना गला घोंट के खुद को भी खत्म कर लेती, मगर तब मेरे अंदर एक नई जिंदगी ने सांस लेना शुरू किया और वो कोई और नहीं बल्कि मासूम राहील का बच्चा था। जब मैंने इस बारे में ज़ारा से बात की तो उसने मेरी तरफ आंखें फाड़ के ऐसे देखा जैसे मैंने कोई अनहोनी बात कर दी थी। तब ज़ारा की बात सुन के मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे कहने लगी कि जब राहील ही नहीं रहा तो मैं उसके बच्चे का क्या करती। इसलिए मैं उसकी निशानी को भी ज़ाया करती थी। मगर मैं इस वजूद को दुनिया में लाना चाहती थी ताकि कोई तो होता जिसके साथ मुझे जिंदा रहने का एहसास हो सकता। मगर ज़ारा मुझे उकसाती रही कि मैं इस बच्चे को ज़ाया कर दूँ। उसकी बातों से तंग आकर मैंने फैसला कर लिया कि मैं नमीर को इस बारे में बता दूंगी कि मैं अपना बच्चा रखना चाहती हूँ, ज़ाया नहीं करना चाहती थी। मगर जब मैंने नमीर को अपने बच्चे के बारे में बताया तो मेरी तरफ वो ऐसे देखने लगा जैसे मैंने कोई गुनाह किया था। और उसकी बात सुन के मुझे सब समझ आ गई कि ज़ारा ने अभी तक मेरे भाई को मेरे और रामील के निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया था। तभी वो मुझे इल्ज़ाम देने लगा कि मैंने न जाने किसके साथ अपना मुंह काला किया है और उसका बच्चा अपनी कोख में लिए फिर रही थी। मैंने ज़ारा को नमीर के साथ धकेलते हुए कहा कि वो उसे सारी हकीकत बताए। मगर ज़ारा के झूठ ने मेरे मुंह पे ऐसा तमाचा मारा कि मैं बात करने के काबिल न रही। मेरे भाई को कहने लगी कि मैं ही झूठ बोल रही थी क्योंकि उसने तो मेरा कोई निकाह करवाया ही नहीं। मैं ज़ारा को खुदा के वास्ते देती रह गई कि कम से कम वो मुझे मेरे भाई की नजरों में तो ना गिराती। मगर वो भी झूठी कस्में खा खा के नमीर को यकीन दिलाने में कामयाब हो गई कि झूठी वो नहीं बल्कि मैं थी। मैंने नमीर से ये भी कहा कि अगर उसे मेरी बात पे यकीन नहीं था तो वो राहील की माँ बाप से पूछ लेता। मगर नमीर को अपनी बीवी पे अंधा एतमाद था। तभी उसने मेरी बात सुन के मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा था और कहने लगा कि मैं उसकी इज्जत को रुस्वा करने पे क्यों तुली हुई थी। मेरा नाम नाइला है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मैं अपने अम्मा अब्बा और भाई के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहती थी। मेरे अब्बा एक कॉन्वेंट स्कूल में मामूली से चपड़ासी थे और अम्मा घर में ही बच्चों को सपारा पढ़ाती थी। अब्बा की तनख्वाह से घर का गुजारा अच्छा हो जाता था। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा और मुझसे ज्यादा जिम्मेदार और संजीदा भी था। शायद वो बड़ा बेटा था और अब्बा भी हमेशा उसे यही कहते थे कि तुम मेरा सहारा हो, इसलिए कभी भी मुझे मायूस मत करना। मेरा भाई भी जानता था कि हमारे घर के हालात ज्यादा अच्छे तो ना थे, इसलिए उसे भी एहसास था कि वो जल्द कामयाब हो जाता और मेहनत करके इतना कमा सकता कि हमारे हालात अच्छे हो सकते। इसलिए उसने भी अपनी ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने की कोशिश की। अम्मा ने मेरे लिए बचपन से ही जहेज का सामान जोड़ना शुरू कर दिया था। वो तो इसी इंतजार में थी कि जब भी मैं बालिग हो जाऊं तो अच्छा रिश्ता आते ही वो मुझे ब्याह दे। अम्मा अब्बा ने हमेशा उस छोटे से घर में सब्र शुक्र के साथ जिंदगी गुजारी थी क्योंकि हम इज्जत से 2 वक्त की रोटी तो खा रहे थे और हमारे लिए वो ही बहुत था। जबकि महंगाई के इस दौर में तो कई लोगों को वो भी नसीब नहीं होती। जिंदगी यूं ही सुकून से गुजर रही थी कि अचानक अब्बा बीमार पड़ गए। पहले तो हमें लगा कि उनको आम सा बुखार ही था जो शायद सख्त काम की थकावट की वजह से हो गया। मगर जब कई दिन गुजर गए और तेज बुखार के साथ वो कमजोर भी होने लगे तो अम्मा उन्हें डॉक्टर के पास ले गई और अब्बा के टेस्ट करवाने के बाद हमें पता चला कि अब्बा को हाई ब्लड प्रेशर का मसला बन गया था और उनकी शुगर भी हाई रहने लगी थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी। डॉक्टर ने अब्बा को सख्ती से कहा कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखे, मगर अब्बा ने यह सोच के डॉक्टर की बात को ही नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो घर पे ही बैठ गए तो सुस्त पड़ जाएंगे। अभी घर के खर्चात कौन पूरे करेगा, क्योंकि मेरा भाई भी उस वक्त पढ़ रहा था और उसे कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। इसलिए अब्बा आराम करने के बजाय काम पे जाते रहे। नमीर उस वक्त इंटरमीडिएट कर रहा था, मगर अब्बा की तबीयत देखकर वो भी परेशान रहने लगा। तब से ही वो पढ़ाई के साथ साथ अब्बा का और सारे घर का भी बड़ा बन के ख्याल रखने लगा। कभी कभार घर के कामों में अम्मा की मदद भी कर दिया करता। मैं उस वक्त छोटी थी, मगर मैं इतना जरूर समझ सकती थी कि हम सब उस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और हमारे हालात भी दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे थे। अब्बा की बीमारी के बाद अम्मा पे भी ज्यादा बोझ आ गया, मगर उन्होंने कभी मुझ पर या नमीर पे कुछ जाहिर नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के बाद कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर दिया ताकि कुछ बचत हो सके और घर के हालात बेहतर हो सकते और वो अपने तौर पे अब्बा को भी आराम देने की कोशिश कर सकती और उन पे काम का बोझ कम हो जाता।
मैं छोटी थी मगर अम्मा की मदद के लिए कुछ न कुछ करने की कोशिश में लगी रहती थी। इस तरह मुझे भी थोड़ी बहुत सिलाई मशीन चलाना आ ही गई थी। नमीर ने भी बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था। उसे पढ़ाई के साथ ही एक पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर दी ताकि घर के अखराजात में अम्मा अब्बा की मदद कर सकता। मैं भी स्कूल के बाद घर आके अम्मा का हाथ बटाती। हमारे हालात तो पहले जैसे नहीं रहे थे मगर अब्बा ने कभी हिम्मत हारी ही नहीं थी। बहुत वक्त मुस्कुराते रहते। जब नमीर की पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो उसे फुल टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया मगर उसके पास तो कोई भी नौकरी का तजर्बा नहीं था, इसलिए उसे नौकरी मिलना आसान नहीं था। मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, इसलिए नमीर की कोशिश थी कि मेरी तालीम के अखराजात भी वो खुद ही पूरे करता, क्योंकि वो जानता था कि अब्बा की तनख्वाह और अम्मा की कमाई घर के अखराजात के लिए अब काफी नहीं रही थी। कई महीने वो कोशिश करता रहा कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती मगर उसे कामयाबी न मिली। आखिरकार बहुत मुश्किल से उसने एक छोटी सी कंपनी में जॉब शुरू की जहां उसकी तनख्वाह तो कम थी मगर हालात के मुताबिक गुजारा हो ही सकता था। नमीर बहुत समझदार था, इसलिए उसने हमेशा अपनी ख्वाहिशात को पीछे रख के हमारी जरूरत का ख्याल रखा था। वो हमेशा मुझसे यही कहता था कि अगर मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं उससे मांग लूं, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपनी जरूरतों के लिए अम्मा अब्बा में से किसी को परेशान करती। मेरा भाई मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था और मुझे लगता था कि मैं खुशकिस्मत बहन थी जो मुझे नमीर जैसा भाई मिला। मगर मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि मैं खुशकिस्मत नहीं बल्कि बदकिस्मत थी और मेरी जिंदगी में नमीर की वजह से ही एक कयामत आने वाली थी। जब अब्बा की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लगी तो अब्बा ने एक दिन नमीर को अपने पास बुलाया और उसको समझाने लगे कि अब वो अपने पैरों पे खड़ा हो ही चुका था तो अपना घर भी बसा लेता, क्योंकि अम्मा अब्बा चाहते थे कि उसकी शादी के बाद जल्द अज जल्द मुझे भी अपने घर का कर देते। नमीर ने तब तो अपनी ऐसी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, बल्कि वो अम्मा अब्बा को यही कहता रहा कि अभी उसने शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा। मगर जब अब्बा की तबीयत ज्यादा ही खराब रहने लगी तो मजबूरन उन्होंने अम्मा से नमीर के लिए लड़की तलाश करने के लिए कह दिया, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में ही नमीर के घर को बसा हुआ देखना चाहते थे और मेरे फर्ज से भी सुबकदोश होना चाहते थे। अम्मा ने भी आस पास नजर दौड़ाना शुरू कर दी, मगर जब नमीर को इस बारे में इल्म हुआ तो वो कहने लगा कि पहले वो मुझे रुखसत करना चाहता था, इसलिए उसके लिए अम्मा कोई लड़की ना देखती बल्कि मेरे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करती। अम्मा ने उसको समझाने की कोशिश की कि वो बड़ा भाई था इसलिए वो पहले शादी कर लेता, मगर उसने भी अम्मा को साफ साफ कह दिया कि पहले वो मेरी जिम्मेदारी निभाएगा, इसके बाद ही अपने बारे में सोचेगा। और आखिरकार अम्मा मेरे रिश्ते के लिए मान गई। मेरे घर वाले चाहते थे कि मेरा रिश्ता किसी ऐसी जगह पे होता जहां लोग मेरी इज्जत करते और मेरी सारी जिंदगी सुकून से गुजरती, मगर नसीबों का लिखा भला कौन टाल सकता है। खूबसूरत तो मैं थी ही, फिर थी भी कम उम्र। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी जब अम्मा ने मेरे लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया, मगर मेरे भाई को मेरे लिए कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था। वो हर एक में कोई ना कोई खामी या नुक्स निकाल के इनकार कर देता, क्योंकि वो शायद मेरे लिए किसी शहजादे को ढूंढ रहा था जो उसकी बहन को शहजादियों की तरह रख सकता। मगर आखिरकार उसको मेरे लिए अहमद का रिश्ता पसंद आ ही गया। मेरे घर वालों ने बड़ी उम्मीदों के साथ मेरा रिश्ता अहमद के साथ तय किया था। सबको लगता था कि मैं अहमद के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी रहूंगी, मगर किस्मत को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। अब्बा की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए अम्मा चाहती थी कि जल्द ही मुझे अहमद के साथ रुखसत कर दिया जाता। नमीर और अम्मा ने अब्बा को जबरदस्ती घर में रुकने के लिए और रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि अम्मा को डर था कि कहीं काम के दौरान ही उनके साथ कोई हादसा न पेश आ जाए। अब्बा तो आराम करने लगे तो फिर नमीर और अम्मा ने ही दिन रात मेहनत करके जितना हो सका था मेरे लिए बाकी जरूरत का सामान बनाया और मुझे अहमद के साथ रुखसत कर दिया। अहमद एक अच्छी कंपनी में काम करता था और उसकी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उसकी छोटी सी फैमिली में मेरा भी जल्द ही दिल लग गया। उसकी एक बहन थी और एक ही भाई जो उससे बड़ा 2 बच्चों का बाप था। शादी के इब्तदाई दिनों में तो सब कुछ मामूल के मुताबिक था। मैं नई नवेली दुल्हन थी और बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे उस घर में ज्यादा कोई काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उनके घर के हालात इस घर से बहुत बेहतर थे जिस घर से मैं रुखसत होके आई थी। वहां पर हर काम के लिए मुलाजिम थे जो घर की सफाई सुथराई और कपड़ों की धुलाई का काम करते। मेरी जेठानी भी नौकरी करती, इसलिए किचन का ज्यादातर काम मैं खुद ही करती, क्योंकि मुझे तो वैसे भी खाना बनाने का बहुत शौक था और मेरे पास करने को कोई खास काम होता भी नहीं था। मेरे और अहमद की शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे। फिर एक दिन अहमद ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि कंपनी उसको मुल्क से बाहर काम करने की ऑफर दे रही थी और अगर वो ऑफर कबूल कर लेता तो उसकी तनख्वाह 3 गुना हो जाती। अहमद के लिए वो मौका बहुत अच्छा था, इसलिए सब घर वालों ने उसको मशवरा दिया कि वो इस मौके का फायदा उठाता और वो ऑफर कबूल कर लेता। मैं भी अहमद के लिए खुश थी, मगर जब उसका बाहर जाने का वक्त आया तो मैंने आंखों में आंसू लिए दुखी दिल के साथ उसको रुखसत कर दिया, क्योंकि वो शादी के चंद महीने बाद ही इटली चला गया था। उसके इटली चले जाने के 1 हफ्ते बाद ही मुझे मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली थी। जब मुझे इस खुशी के बारे में मालूम हुआ तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं खुश थी, मगर मेरा दिल उदास था, क्योंकि मुझे उस वक्त अपने शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब मेरी जेठानी को मालूम हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो उसने मुझ पे काम का बोझ ज्यादा डाल दिया और मुझे कहने लगी कि अगर मैं ज्यादा काम करूंगी तो ऑपरेशन से बच जाऊंगी और बच्चा भी सेहतमंद होगा।
अहमद मेरे बारे में फिक्रमंद रहने लगा क्योंकि उसको मेरी हालत की परवाह थी और मेरा कमरा भी घर के दूसरे फ्लोर पे था, जबकि बाकी घर वाले पहले फ्लोर पे रहते थे। तब अहमद मुझे कहने लगा कि मैं जेठानी के साथ उसके कमरे में सो जाया करूं, मगर मैंने उसको इनकार कर दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था कि जेठ के होते हुए मैं अपनी जेठानी के कमरे में सोती। मगर अहमद को मेरी बात पर गुस्सा आ गया और वो मुझे कहने लगा मैं उसके भाई के बारे में ऐसा कुछ कैसे सोच सकती थी। मगर मैंने अहमद को समझाने की कोशिश की कि मैं उसके भाई को गलत नहीं समझ रही थी, बल्कि मैं उसकी मौजूदगी में उसके कमरे में नहीं सो सकती थी। मगर अहमद मुझसे नाराज हो गया और बहुत दिन तक मुझसे बात ही न की। पहले तो सब कुछ मामूल के मुताबिक रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझे अपने ससुराल वालों के रवैये में भी एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी। पहले जहाँ मेरी नंद और जेठानी मेरे साथ हंसी मजाक करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझसे बात भी कम कम करने लगी और मेरा ख्याल रखने के बजाय वो मुझ पर उल्टा एहसान जताने लगी कि मैं तो वैसे भी खुश नसीब थी जो मेरा शौहर बाहर बैठ के पैसे कमा रहा था। उनको लगता था कि मैं अपने शौहर की कमाई पे बस ऐशो आराम में जिंदगी गुजार रही थी। मगर फिर जब मेरा छठा महीना शुरू हुआ तो मेरी जेठानी ने सफाई वाली मुलाजमा को काम से हटा दिया और मुझे कहने लगी कि घर की सफाई का काम मैं करूं ताकि ऑपरेशन से बच सकूं। मैं सारे घर की सफाई करती, मगर मेरी तबीयत इजाजत न देती कि मैं हर रोज घर की सफाई सुथराई के साथ किचन का काम भी करती। तब मैंने अहमद से बात की कि वो अपनी भाभी को समझाता कि मुझसे ज्यादा काम नहीं होता, क्योंकि जेठानी के बच्चे घर में बहुत कचरा फैलाते थे जिसकी वजह से मुझे 2 बार सफाई करनी पड़ती। मगर अहमद ने मेरी हिमायत करने के बजाय उल्टा मुझे ही डांटना शुरू किया और कहने लगा उसकी भाभी ने भी तो 2 बच्चे पैदा किए, इसलिए जैसे वो कहती थी मुझे करना चाहिए था। मगर मेरी हिम्मत जवाब दे जाती और मुझसे ज्यादा काम ही ना होता था। तब मेरी जेठानी ने अहमद को मेरे बारे में ना जाने क्या बातें कहना शुरू कर दी कि मुझसे बदगुमान रहने लगा और मुझे कहता कि मैं उसकी उम्मीदों पे पूरा क्यों नहीं उतरती, उसको हर काम से इनकार क्यों कर देती थी। मैंने अपनी जेठानी को भी समझाना चाहा, मगर उसने मुझे ये कह के मेके भेज दिया कि अगर मुझे आराम करना था तो अपनी माँ के घर चली जाती। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अहमद को समझा सकती, मगर उसको तो सिर्फ अपनी भाभी की हर बात ही ठीक लगती थी। अहमद के रवैये ने भी मुझे अंदर से तोड़ के रख दिया। मुझे यकीन ही नहीं आता था कि वही अहमद जो शादी के शुरू में मेरे बगैर खाना तक नहीं खाता था, वो मेरी तकलीफ को समझने के बजाय अपनी भाभी की बातों में आकर मुझसे बदसन होने लगा था। अम्मा बस मुझे सब्र की तलकीन करती रहती, मगर अब्बा शायद जान गए थे कि मेरे और मेरे शौहर के दरमियान मामलात खराब थे। तभी वो चुप चुप और उलझे उलझे से रहने लगे। मैं अक्सर आंखों में आंसू लिए खुद को ये तसल्ली देती कि जब मेरा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो फिर तो सब ठीक हो जाएगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो बच्चा जिसका मैं इंतजार कर रही थी वो तो मेरी कोख में ही मर चुका था, क्योंकि मेरी जेठानी ने मुझ पे काम का इतना बोझ डाल दिया कि वो नन्ही जान जो मेरे वजूद के अंदर पल रही थी वो दुनिया में आने से पहले ही हिम्मत हार के खुद को अल्लाह के हवाले कर चुकी थी। जब मेरा आखिरी महीना शुरू हुआ उस वक्त डॉक्टर ने मुझे साफ कह दिया कि मेरे बच्चे की मौत को 4 दिन गुजर चुके और मुझे मालूम ही ना हुआ। मेरी हालत बहुत खराब थी, मगर अम्मा और नमीर ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे दिल में खलिश थी कि मेरा शौहर मेरे साथ नहीं था। उन दिनों मैं नमीर के लिए भी अम्मा ने लड़की पसंद कर ली और उसके ससुराल वालों को भी यही तशवीश होने लगी कि आखिर मैं अपने मैके क्यों थी, क्योंकि नमीर के ससुराल वाले जब भी आते तो मैं उनकी नजरों के सामने होती, जबकि मेरे ससुराल वालों से उन्होंने किसी को अभी तक देखा तक नहीं था, इसलिए उनके जहनों में भी बेशुमार सवालात उठने लगे। मगर उस वक्त अब्बा ने सारा मामला संभाला और मैं भी बेफिक्र हो गई थी। मगर नमीर को बहुत गुस्सा आया। उसको बेशक मैंने या अम्मा ने कुछ नहीं बताया था, मगर सब कुछ उसकी आंखों के सामने था कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि मेरे ससुराल में से कोई भी मुझे देखने तक ना आया। मैं हर दिन बेचैनी और अजियत में गुजरने लगा। मुझे लगने लगा जैसे मैं अपने माँ बाप और भाई पे बोझ बन गई। नमीर की पढ़ाई भी मुकम्मल हो गई और उसकी नौकरी भी अच्छी लग गई, इसलिए हालात के मामले में तो कोई तंगी नहीं रही थी, मगर मेरा दिल हर नए दिन के साथ डूबता जा रहा था कि आखिर अहमद मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा था। वो ना तो मुझसे कुछ कहता था और ना ही मुझे कुछ बताता था, ना ही उसके घर वालों ने मेरी कोई खैर खबर ली थी। मैं जानती थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था या अहमद का मेरे साथ जैसा भी रवैया हो गया था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नंद और जेठानी की वजह से ही हुआ था, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानती थी कि अहमद की नौकरी बहुत अच्छी थी और मुझे हर महीने की अच्छी खासी रकम भेजता था, जबकि मेरा जेठ बेरोजगार था और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे शौहर पर ही थी। उन्हीं दिनों में ज़ारा मेरी भाभी बन के आ गई। शादी के हल्ले गुल्ले में कुछ पल के लिए मैं अपना हर गम दुख भूल गई, मगर कुछ दिनों के बाद मेरी उदासी लौट आई। अहमद का रवैया दिन ब दिन सर्द होता गया। पहले तो सिर्फ खर्चा आना बंद हुआ, मगर फिर फोन कॉल्स का सिलसिला भी बंद हो गया। मेरे अम्मा अब्बा तो पहले ही अहमद की वजह से खामोश थे, क्योंकि उनका मानना था कि बेटी की इज्जत शौहर के साथ है और औरत को सब कुछ सहना सीखना चाहिए। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे अम्मा अब्बा ने बहुत मुश्किल से बर्दाश्त किया था और मुझे भी सब्र करने का कहते, इसलिए मैंने कोशिश करना शुरू कर दी कि मैं खुद भी अहमद को भूल जाती, जैसे ही वो मुझे भूल गया, और मैंने घर के कामों में दिल लगाना शुरू कर दिया। जब उस इंसान को ही अपनी बीवी की फिक्र ना थी तो मैं उसकी फिक्र क्यों करती, जब मेरी कोई गलती थी भी नहीं। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, उसे भी जल्द ही सब कुछ मालूम हो गया था। जो कुछ मेरे साथ हुआ था उसने भी मुझे सब्र से काम लेने का कहा था। मुझे भला और क्या चाहिए था। जब मेरा सारा मैका ही मेरे साथ था तो मैं अपने खुदगर्ज ससुराल और शौहर की फिक्र में क्यों घुलती रहती।
मगर शायद किस्मत को मेरा सुकून से रहना भी बर्दाश्त नहीं हुआ था। अब्बा बीमार तो रहते ही थे और उसी बीमारी में एक दिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे लगा मेरे सर का साहिबान छिन गया था। अब्बा के भरोसे ही तो मैं मैके बैठी थी। जब अब्बा ही नहीं रहे तो मैं किससे क्या उम्मीद रखती। मेरा भाई बेशक मुझे बहुत चाहता था, मगर आखिर कब तक। उसकी भी शादी हो चुकी थी, अब उसकी अपनी जिम्मेदारी भी तो बढ़ने वाली थी। अब्बा के होते हुए मैं खुद को मजबूत समझती थी, मगर अब मायूसी हर लम्हे मेरा दामन थाम लेती। भाई ने वैसे तो मेरा पूरा साथ दिया था, अम्मा भी मेरी हिम्मत बंधाती थी, मगर हकीकत यही थी कि भाई अब खुद एक शौहर और जल्द एक बाप बनने वाला था। उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जरूर थी, लेकिन वो वक्त और तवज्जो अब उसके पास नहीं रही थी जो पहले हुआ करती थी। मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की, और फिर वो दिन भी आ गया जब मेरा भाई भी एक बेटी का बाप बन गया। मैं उस दिन बहुत खुश थी और भाई की बेटी को गोद में लेके बेइंतहा प्यार करना चाहती थी, मगर उस दिन से ज़ारा, जो कि मेरी भाभी थी, उसका रवैया मेरे साथ बदलना शुरू हो गया। वो जो पहले मुझे हिम्मत देती थी, सब्र करने का कहती थी, एकदम से मेरा वजूद उसको अपने घर में बोझ लगने लगा, और मुझे ये बात वाज़ेह तौर पर महसूस हुई थी। तो ऐसा नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में रहती जो मेरे भाई और उसके शौहर का था। भाई की बेटी की पैदाइश पे मेरा दिल खुशी से भर गया था। मैंने जैसे ही उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लिया, मेरे अंदर एक माँ, एक फुप्पो की फितरी मोहब्बत जाग उठी थी। मेरा दिल मुस्कुरा उठा था, लेकिन उस खुशी के लम्हे में एक छुपी हुई खुनकी भी थी जो ज़ारा की नज़रों में और उसके रवैये में आहिस्ता आहिस्ता दिख रही थी। पहले पहल तो मैंने नजरअंदाज किया और खुद को तसल्ली दी थी कि शायद थकावट का असर था, लेकिन दिन गुजरते गए और ज़ारा की सर्द मोहरी बढ़ती चली गई। वो बात बात पे मुझसे खफा होने लगी, क्योंकि अब तो मेरी और अहमद की बाकायदा अलहदगी हो चुकी थी। ना तो उसने मुझसे कोई राब्ता किया और ना ही मेरा भाई और अम्मा चाहते थे कि मैं वापस जाऊं। इसलिए मैंने अहमद से खुला ले ली। मुझे एहसास होने लगा था कि ज़ारा नहीं चाहती थी कि मैं इस घर में मजीद रहती, मगर मैं कहाँ जाती। पहले तो ज़ारा मुझे अपनी दोस्त समझती थी, मगर जब से उसकी बेटी आई थी वो मुझे एक बोझ समझने लगी थी और मुझसे कतराने लगी थी। एक रात मैंने भाई भाभी को किचन के कोने में खड़े ये कहते हुए सुना कि आखिर वो कब तक इस घर में रहेगी, और ज़ारा की इस बात पर मेरा भाई बिल्कुल खामोश था। तब ज़ारा कहने लगी कि मैं ये नहीं चाहती कि वो हमेशा यहाँ रहे। यह हमारा घर है, हमारी अपनी भी जिंदगी, हम कब तक उसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाएंगे। और भाई ने कोई जवाब न दिया, शायद उसके पास जवाब देने को कुछ था ही नहीं। मैंने वो सारी रात जाके गुजारी और बस रोती रही। मैंने घर के सारे काम अकेले ही करना शुरू कर दिए थे ताकि ज़ारा को मुझसे परेशानी ना होती, मगर वो फिर भी खुश नहीं होती थी। मैं अपने ही भाई के घर में उसकी बीवी और बेटी की नौकरानी बन के रह गई। मैं सारा दिन घर के काम काज करती रहती। ज़ारा बेशक मेरे भाई के कान भरती रहती, मगर वो अपनी बीवी को कोई जवाब नहीं देता था, तो उसका रवैया मेरे साथ तल्ख भी नहीं हुआ। इसलिए मैं बेफिक्र थी। तभी एक दिन हमें खुशखबरी मिली कि नमीर की नौकरी में तरक्की हो गई थी और कंपनी वाले उसको मुल्क से बाहर भेज रहे थे। ये खबर सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। आखिर मैं अपने भाई की कामयाबी में किस तरह से खुश ना होती। खुश तो ज़ारा भी थी, मगर दूसरी तरफ वो उदास भी थी, क्योंकि उसका शौहर मुल्क से बाहर जा रहा था। जब नमीर मुल्क से बाहर चला गया तो ज़ारा ने मुझसे बात करना बिल्कुल ही छोड़ दिया था, मगर फिर भी मैं खामोश थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मुझे पहले ही बहुत मुश्किल से अपने घर में बर्दाश्त कर रही थी, जो कि उसके लिए बहुत मुश्किल था। वो भला अपने शौहर की तलाक याफ्ता बहन को किस तरह घर में बर्दाश्त कर सकती थी। मुझे लगा था कि शायद अब मेरी सारी जिंदगी इसी तरह से नजरअंदाज होते गुजर जाएगी। मगर एक दिन ज़ारा मेरे पास आई और बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही। मैं बहुत हैरान थी कि आखिर वो इतनी खुश क्यों थी। उसे तो कभी मुझसे सीधे मुंह बात तक न की थी। फिर आखिर ऐसी भी क्या वजह थी कि वो खुद मेरे पास आके बैठी मुझसे ढेरों बातें करती रही थी। मगर उस दिन के बाद ज़ारा का रवैया मेरे साथ बदलने लगा। वो मुझसे अच्छे तरीके से पेश आने लगी और मुझसे अपने पिछले रवैये की माफी भी मांगती। मुझे भी लगा कि शायद उसको एहसास हुआ कि उसने मेरे साथ जुल्म किया। मेरे दिल में तो उसके लिए वैसे भी कोई गिला शिकवा नहीं था, इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया, मगर मैं नहीं जानती थी कि वो क्या सोच रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, नाइला, अब तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? तुम सारी जिंदगी इस तरह तन्हा तो नहीं गुजार सकती। मैं खामोशी से साथ झुकाए उसकी बातें सुनती रही, मगर तभी वो मुझे कहने लगी कि मेरी नजर में तो एक बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुम मान जाओ तो तुम सारी जिंदगी बहुत खुश रहोगी। मैं बहुत हैरान थी कि ज़ारा को ये ख्याल कैसे आ गया। मैं तो साफ इनकार कर चुकी थी कि अब कभी शादी नहीं करूंगी, मगर ज़ारा की बात भी ठीक थी। आखिर कब तक मैं भाई के घर में बैठी रह सकती थी। अम्मा की भी बहुत उम्र हो चुकी थी और वो बिस्तर से जा लगी थी। अब्बा के गुजर जाने के बाद तो मैं एकदम से टूट गई थी, मगर अम्मा के बाद मेरा क्या होता, यही सोच सोच कर मेरा दिल फटे जा रहा था। इसलिए मैंने ज़ारा के सामने हामी भर ली थी कि उसको मेरे लिए जो बेहतर लगता था वो कर सकती थी। आखिर वो मेरे भाई की बीवी थी, मेरी भाभी थी, मेरा बुरा तो नहीं जा सकती थी ना।
मेरा इकरार सुन के ज़ारा बहुत खुश हो गई और तभी उसने मेरे सामने अपने कज़न का रिश्ता रख दिया। मेरे पास ज़ारा की बात मानने के सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं भी अकेले रह रह के अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई थी। मेरा दिल भी चाहता था कि कोई मुझसे मोहब्बत करता, कोई मेरी कदर करता, मेरी ख्वाहिशों को पूरा करता। इसलिए मैंने ज़ारा के कज़न राहील के साथ शादी करने के लिए हामी भर ली थी। उस वक्त मुझे ज़ारा ने राहील के बारे में सिर्फ एक ही बात बताई थी कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसके माँ बाप अपने बेटे की शादी बहुत सादगी से करना चाहते थे। इसीलिए मुझे कोई एतराज ना हुआ, बल्कि मैंने तो ज़ारा को सिर्फ एक ही बात कही थी कि वो बस नमीर का इंतजार कर लेती। उसके आने के बाद ही वो मेरा और राहील का निकाह कराती। मगर ज़ारा जिद करने लगी कि राहील के पहले ही बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मगर मैंने सबसे पहले अपनी नंद का रिश्ता सामने रखा है और उसके माँ बाप भी मान गए हैं। अब उनको शादी की जल्दी है, इसीलिए वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द निकाह कर दिया जाए। मेरा दिल तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि जब तक नमीर वापस ना आ जाता मैं निकाह न करती, मगर ज़ारा ने मुझे ये कह के मुतमईन कर दिया कि नमीर को इस बारे में हम सरप्राइज देंगे। इस तरह से वो खुश हो जाएगा कि उसकी बहन का घर एक बार फिर से बस गया है। मैं भी खुश थी कि चलो मेरी भाभी ने मेरे बारे में कुछ तो सोचा। मैं अहमद को भूल के एक बार फिर से नए ख्वाब आंखों में सजाने लगी थी। जब मेरा और राहील का निकाह हुआ तो मेरी आंखों के सामने वो सारा मंजर घूम गया। जब मैं अहमद की दुल्हन बनी थी तब भी तो मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए थे, मगर अब मैं वो सब कुछ भूल के राहील के साथ एक पुरसकून जिंदगी शुरू करना चाहती थी। इसलिए अहमद को भूलना मेरे लिए आसान था, क्योंकि वो इस काबिल था ही नहीं कि मैं उसको याद करके रोती रहती, बल्कि राहील का साथ पाके तो मैं शुक्र करने लगी थी कि मेरी जान अहमद जैसे बेकदर इंसान से छूट गई। उसके माँ बाप सादा से लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत मोहब्बत और इज्जत से अपनाया था। मैं भी खुश थी। पहले तो मैं बिल्कुल मायूस हो चुकी थी और अगर मुझे अहमद ने छोड़ दिया था तो शायद सारी जिंदगी मुझे कोई और ना अपनाता, लेकिन वो राहील ही था जिसने उस मुश्किल वक्त में मेरा हाथ थामा था। मगर राहील को देख के मुझे महसूस हुआ जैसे वो आम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ था। देखने में तो वो एक अच्छा खासा मर्द नजर आता था, मगर उसकी हरकतें ऐसी थी जैसे कोई नन्हा मासूम बच्चा हो। अक्सर वो मेरे पास बैठ के मुझसे बच्चों की तरह बातें करता। मुझे लगता था जैसे उसके सीने में बिल्कुल बच्चों जैसा नन्हा और नाजुक दिल था जो जरा जरा सी बात पर टूट जाता था, क्योंकि उसकी हरकतें मर्दों जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। मुझे लगा शायद वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही हसास था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे यकीन हो गया कि ज़ारा ने मेरी शादी राहील से सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए की थी। वो जानती थी कि राहील के साथ कोई जहनी मसला था और उसको तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी देने को तैयार नहीं था। जब ज़ारा को मालूम हुआ कि राहील के माँ बाप को अपने जवान होते बेटे की फिक्र थी कि कौन उससे शादी करेगा, तो ज़ारा ने उनके सामने जानबूझकर मेरा नाम रख दिया। उसको यही लगा था कि मैं पहले ही तलाक याफ्ता थी और मैं इस रिश्ते के लिए जल्द मान जाऊंगी, और हुआ भी तो ऐसा ही था। मैं मान भी गई थी क्योंकि मेरा दिल पहले ही मायूस और नाउम्मीदी के गहरे साए में था। बात रही राहील के माँ बाप की, तो उनको भला कोई एतराज कैसे हो सकता था। उनके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उनके बेटे का घर बस जाता। इसीलिए तो ज़ारा का रवैया मेरे साथ एकदम से बदल गया। मगर मैं जिंदगी में भी खुश थी। कम से कम मेरे साथ एक मर्द का नाम जुड़ा हुआ था और मैं उसके घर में इज्जत से रह रही थी। मुझे उस घर में ज़ारा की वो कड़वी कुसेली बातें नहीं सुनना पड़ती थी जो अहमद के घर से आ जाने के बाद मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। इसीलिए मैंने राहील को ही अपना नसीब मान लिया और उसके साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी थी। अक्सर औकात जब राहील को बेतहाशा गुस्सा आता तो उसको समझ ना आता कि वो क्या कर रहा था। अक्सर वो अपने गुस्से में अपनी हवस पूरी करने के लिए मेरे पास आता, क्योंकि आखिर था तो वो मर्द ही। मगर मैंने फिर भी उसे कभी मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो मेरा शौहर था और वो मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा था, बल्कि ये उसका हक था। बस उस हक को वसूल करने का तरीका थोड़ा अलग था। उसका जुल्म झेलते मेरी आंखों में आंसू तो आ जाते, मगर मैं उस जिंदगी में खुश रहना चाहती थी। लेकिन शायद खुशियां मुझे रास नहीं आती थी। मैं जब भी खुश होती तो कोई ना कोई गम जरूर मेरे ताक़ुब में लगा रहता, और ऐसा ही उस दिन हुआ था जब राहील अपने बचपने में एक कार के नीचे बुरी तरह से कुचला गया और उसकी मैयत घर आई। उसका चेहरा इस हद तक जख्मी था कि पहचाना नहीं जा रहा था, मगर मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी कयामत थी कि मेरा बसा बसाया घर दूसरी बार उजड़ चुका था। शायद मैं थी ही मनहूस जो कोई भी खुशी मुझे रास न आती थी। निकाह के 8 महीने बाद राहील एक बार फिर मुझे ज़ारा के आसरे पे छोड़ गया। राहील के माँ बाप ने मुझे इजाजत दे दी कि मैं चाहती तो उनके साथ रह लेती, चाहती तो अपने भाई के घर चली जाती, मगर मैं अपने भाई के घर आ गई क्योंकि अम्मा की हालत उन दिनों बहुत खराब रहने लगी थी। मैं चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा वक्त उनके साथ गुजारूं। मैं अम्मा के पास आई तो किस्मत की करनी ऐसी कि नमीर भी उन्हीं दिनों छुट्टी लेके घर वापस आ गया। मुझे लगा शायद ज़ारा ने नमीर को मेरे और राहील के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए मैंने खुद से कोई जिक्र न किया। मगर जिस दिन अम्मा की वफात हुई उसी दिन मुझे मालूम हुआ कि मैं उम्मीद से थी।
और तब वो खबर सुन के खुश हो गई। तब मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं इस बच्चे को जरूर पैदा करूंगी, ताकि कोई तो हो जिसके साथ रहने से मुझे जिंदगी का एहसास हो। मगर ज़ारा मुझे उकसाती रही कि मैं इस बच्चे को ज़ाया कर देती, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मगर जब ज़ारा ने मुझ पर बदकिरदारी के इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिया और नमीर को यह बताया कि मेरी कोख में नाजायज़ बच्चा है, तो मेरे अपने भाई ने भी बजाय मेरी बात का यकीन करने के अपनी बीवी की बात मानी और मुझे बदकिरदार कह के घर से बाहर निकाल दिया। मैं उसको यकीन दिलाती रही कि उसकी बीवी झूठ बोल रही है, मगर मेरे भाई ने मेरी किसी भी बात का यकीन ही नहीं किया। उसकी आंखों पे उसकी बीवी ने ना जाने कौन सी पट्टी बांध रखी थी और उसको अपनी बहन का कोई दुख, कोई गम, कोई खुशी नजर ही नहीं आ रही थी। मुझे लगा जैसे नमीर को यकीन दिलाना बेमकसद था, क्योंकि वो मेरी बात का यकीन करने को तैयार नहीं था और उसकी बीवी मजीद मुझे अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आखिर मैं अपने भाई को कैसे यकीन दिलाती कि मैं बेगुनाह थी। वो तो मेरी किसी भी बात का यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। मगर मेरे पास एक ठिकाना था जहाँ पे मैं पनाह ले सकती थी, और वो राहील के माँ बाप का घर था, जिस घर के दरवाजे मुझ पे खुले हुए थे। जब मैं वहां वापस गई तो उन्होंने मुझे उसी इज्जत के साथ अपनाया जिसकी मैं हकदार थी। मेरा शौहर तो दुनिया में नहीं रहा था, मगर उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा था, और यही खबर सुनकर राहील के माँ बाप बेतहाशा खुश हुए थे। प्यार तो मुझसे पहले भी बहुत करती थी, क्योंकि मैंने उनके बेटे को अपनाया था, ये जानते हुए भी कि वो जहनी माजूर था। मैं उसके साथ खुश थी और उसका ख्याल रखती थी। मगर जब से उनको ये खबर मिली कि राहील की औलाद मेरे पेट में पल रही थी, तो उन्होंने मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया। उनके लिए ये बच्चा बहुत अहम था, क्योंकि ये उनके लिए एक आखिरी निशानी था। इसलिए वो भी चाहते थे कि मैं इस बच्चे को जरूर पैदा करूं। जब से मैं राहील के माँ बाप के घर गई थी, मेरे भाई भाभी ने पलट के मेरी खबर तक ना ली थी। ज़ारा तो पहले ही चाहती थी कि मैं इस घर से कहीं चली जाती, क्योंकि उसे तो मेरा वजूद इस घर में बर्दाश्त ही नहीं था। उसको ऐसा ही लगता था जैसे मैं उसके शौहर की कमाई खा रही थी। हालांकि मैं तो बहुत बार कह चुकी थी कि मैं खुद नौकरी करके अपना पेट पाल सकती थी, मगर नमीर मुझे हर बार मना कर देता और कहता कि जब वो मेरा खर्चा उठा सकता है तो मुझे नौकरी करने की जरूरत ही नहीं। मगर ज़ारा को भला ये कैसे बर्दाश्त हो सकता था कि मैं उसके शौहर की कमाई खाती, और मेरा भाई, वो तो अपनी बीवी की बातों में आके यही समझ चुका था कि मैं बदकिरदार थी, क्योंकि उसकी बीवी ने उसे मेरे खिलाफ कर दिया था। वो मेरी किसी भी बात को मानने पर तैयार ही नहीं था। जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया तो राहील की माँ बाप ने उसी दिन राहील के हिस्से की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, और वो ज़ारा को भी दुआएं देने लगे, जिसने उन्हें मेरे बारे में बताया था, क्योंकि मैंने उनके बेटे के साथ वफा की थी और उसकी नस्ल आगे बढ़ाई। मगर मेरे दिल से ज़ारा के लिए दुआ नहीं निकलती। उसे भले ही मेरे साथ भलाई की, मगर सिर्फ अपने फायदे के लिए। वो तो राहील के बारे में सब जानती थी ना, कि वो एक जहनी माजूर था। इसके बावजूद भी उसने मुझसे हकीकत छुपाई। उसने तो मुझे राहील के हवाले किया ही इसलिए था ताकि मैं उस पर मजीद बोझ न बनूं। बेशक उसके गलत फैसले ने मेरी जिंदगी संवार दी, मगर उसकी वजह से मेरा भाई मुझसे दूर हो गया। मुझे गिला अपनी भाभी से इतना भी नहीं, असल शिकायत तो मुझे अपने भाई से भी है कि उसने मेरी कोई बात सुनी क्यों नहीं। आज मेरे पास दुनिया की हर दौलत है, मगर फिर जब मैं अपने पुराने भाई की मोहब्बत को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीग जाती हैं।